हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी 8 वाला। चलिए फरवरी के महीने का जो वीकली करंट अफेयर्स है उसे शुरू करते हैं इस वीक का। इसमें इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसमें पहला टॉपिक है थ्वागाट्स ग्लेशियर। इसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित है। यह तेजी से पिघलने वाला ग्लेशियर है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण यह तेजी से पिघल रहा है। इसके लिए ये चर्चा में बना हुआ है। इसके पिघलने से 65 सेंटीमीटर की समुद्र के पानी में वृद्धि हो जाएगी, जिससे जो समुद्र तट पर देश हैं उनके डूबने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगला टॉपिक है ग्रीस। यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ये इसकी लोकेशन है। यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच एक भौगोलिक सेतु के रूप में कार्य करता है। इसके सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, तुर्की। ये इसके सीमावर्ती समुद्री सीमा इसकी किससे लगती है? एजियन सागर से, आयोनियन सागर और भूमध्य सागर से ये समुद्री सीमा लगती है। इसकी 3 सागर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आयोनियन सी और एजियन सी और मेडिटेरियन सी। इसके अभी हाल ही में दोनों पक्षों समझौते 2025 सैन्य सहयोग के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। फिर समुद्री सुरक्षा ग्रीस ने गुरुग्राम में स्थित सूचना सेल ने केंद्रीय महासागर क्षेत्र IFSIOR को एक ग्रीक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में अधिकारी के लिए तैनाती की घोषणा की है। इसके बॉर्डर के लिए इसके ऐतिहासिक संबंध देखते हैं। भारत और ग्रीस के ऐतिहासिक संबंध लगभग 2500 वर्ष पुराने मौर्य साम्राज्य के समय से माने जाते हैं। 326 ईसा पूर्व सिकंदर उत्तर पश्चिमी भारत में पहुंचा था। मौर्य वंश के समय से चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, यूनानी। ये हिस्ट्री का टॉपिक है। जो इसकी गांधार कला शैली है, जो भारतीय यूनानी सांस्कृतिक कला का मिश्रण है। द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो भारत और ग्रीस के द्विपक्षीय संबंध अगस्त 2023 में हुए। ग्रीस राजनयिक समर्थन की बात करें तो ग्रीस भारत के कश्मीरी मुद्दे का समर्थन करता है और यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के पक्ष की रखता है। इसलिए एक न्यू ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति खोजी गई जो केरला में खोजी गई थी। ये डिफरेंसेस तो ये एक ऊंचाई तक 50 से 1100 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती है। इसकी अलग कलर की पाई जाती है, डिफरेंट है। इसके बारे में ये लिख दिया नीचे। अभी हाल ही में अमेरिका और बांग्लादेश व्यापार समझौता की बात चल रही है। अमेरिका ने बांग्लादेश के कपड़ों को 0% टैरिफ की बात की है, क्योंकि ये कब की है? जब बांग्लादेश जो कपास है, कॉटन जब अमेरिका से परचेज करेगा तब तब बांग्लादेश पे अमेरिका 0% टैरिफ लगाएगा। क्योंकि अभी बांग्लादेश का कॉटन भारत से परचेज करता है। इससे भारत को थोड़ा घाटे होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत के कॉटन का निर्यात घटेगा। और जो बांग्लादेश के और भारत के कपड़े वहाँ पे पहुँचते हैं, तो जब दोनों के एक ही जगह पहुँचेंगे तो सेम रेट के सेम जगह से तो उसके रेट सस्ते होंगे, उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। और भारत के सामान पर 18% टैरिफ लगेगा। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। पर हाल ही में विशेषज्ञों का मानना ये भी है कि जब यहाँ से जो बांग्लादेश है अमेरिका से वो कॉटन परचेज करेगा तो उसका लागत मूल्य अधिक आएगा, क्योंकि भारत से लागत मूल्य उसका उतना नहीं आता। हाल ही में प्रकृति के कलर के बारे में बात की गई कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रकृति के रंग में बदलाव आ रहा है। बहुत ज़्यादा जो प्रजाति हैं उनमें कई तरह के बदलाव देखे गए। और एक है अगला ये बेड ड्रेस रिहर्सल। एक ड्रेस रिहर्सल वो होता है जब वो कोई हम मिसाइल लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने से पहले हम उसकी पूरी जांच करते हैं, कोई बोल्ट वगैरह या कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो इसे ड्रेस रिहर्सल कहते हैं लॉन्च दिवस से पहले। लेकिन बेड ड्रेस रिहर्सल है जब हम उसे लॉन्च करने से पहले उसको इंजन को चालू वगैरह करके देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये बेड ड्रेस रिहर्सल में आएगा।
वैसे हम ऊपर ही ऊपर से देख लेते थे, लेकिन अब आगे इंजन को चालू करके देखते हैं तो ये बैटरी असल में आएगा, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका के नासा का एक मिसाइल लॉन्च किया जा रहा था, तो उसका इंजन चालू करके देखा गया तो उसमें हाइड्रोजन की लीकेज पाई गई। इससे तुरंत अगर वो मिसाइल लॉन्च करते तो उसमें वो फेल हो जाता। तो ये इसीलिए ये ब्रिटिश रेसल लॉन्च में, तो ये लॉन्च थे उसका पूरा सॉफ्ट लॉन्च करने के लिए हिमालयन गिप्ट्रॉन, जो हमने अभी नवंबर या शायद दिसंबर में वल्चर की सारी प्रजातियों को डिसाइड किया था, डिस्कस जो कितनी प्रकार की भारत में कौन कौन सी पाई जाती हैं और आईयूसीएन में क्या है। जैसे आईयूसीएन में ये नियर थ्रेटन्ड है, जब हिमालयन गिप्ट्रॉन एशिया अफ्रीका के यूरोप में पाया जाता है। इसे प्रकृति का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं गद्दों को। अगला है मॉन्स माउंटेन, ये क्या है? ये चंद्रयान 4 की जो लैंडिंग के लिए एक जगह ढूंढी गई है, उसका नाम है मॉन माउंटेन। इतना ही ध्यान रखना बस। जो चंद्रयान मिशन जो प्रस्तावित है 4 सन 2028 में, उसके लिए। अगला है लोकसभा के पद अध्यक्ष के पद के हटाने के लिए अभी हाल ही में ओम बिरला को हटाने के खिलाफ विपक्ष ने मोशन लाने की बात की थी। तो अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों को रिक्त होने एवं त्यागपत्र देने से संबंधित है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए अनुच्छेद 94 सी है। इसमें हटाने के लिए 14 दिन पर नोटिस देना होगा, कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। जब लोकसभा को हटाने का वो प्रस्ताव चर्चाधीन होगा तो उसमें लोकसभा का अध्यक्ष चर्चा नहीं करेगा, ओनली वो उसमें कार्रवाई में भाग ले सकता है, क्योंकि वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और वह बोल सकता है और पहला मत दे सकता है, लेकिन जो अध्यक्ष का जो होता है निर्णायक मत देने की, वो निर्णायक मत नहीं दे सकता। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष को उठाने के लिए प्रस्ताव लाए गए थे, इससे पहले के भी। और जैसे जीवी मावलंकर को उठाने के लिए 1954 में, और फिर सरदार हुकुम सिंह को 1966 में, और बलराम झाकड़ा 1987 में, पर इनमें से किसी को भी हटाया नहीं जा सका। अगली स्वावलंबन क्या समझिए, महिला उद्यमिता कार्यक्रम है, इसमें महिलाओं को रोजगार के लिए बढ़ावा देने से संबंधित है। जैसे यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। स्वावलंबनी बजट सन 2025 में चर्चा में आया, इसलिए इसका न्यूज में बना हुआ है। अगला है WPI एंड CPI, यानी थोक मूल्य सूचकांक और CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये इसलिए न्यूज में बने हुए हैं क्योंकि इनका जो बेस ईयर है वो इनकी गणना करने की विधि अभी चेंज कर दी गई है। थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? WPI देख लें। इसके अंदर थोक व्यापारिक स्तर पर कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को मापा जाता है। यह इसकी गणना वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार करता है। इसके अंदर अब सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट है, PYQ में पूछा भी गया है, इसके अंदर सब वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, इसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं को दोनों को शामिल किया जाता है। इस पहले इसमें 6 ग्रुप थे, अब इसमें 12 ग्रुप कर दिए गए हैं। पहले इसमें 299 वस्तुएं शामिल थी, अब इसमें 353 वस्तुएं कर दी गई हैं। इसका बेस ईयर चेंज कर दिया गया है। इसमें की गणना 2014 में भारत ने प्रारंभ की। 2014 से पहले WPI के स्तर पर करते थे हमने, थोक मूल्य सूचकांक के स्तर पर, जो महंगाई कितनी है कितनी नहीं है उसकी गणना होती। अब 2014 से भारत सरकार ने CPI लाया, यानी WPI की तुलना में CPI ज़्यादा बेहतरीन है। ये NSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औद्योगिक श्रमिक संगठनों के लिए CPI, कृषि मजदूरों के लिए CPI और ग्रामीण मजदूरों के लिए CPI। इनके जो डेटा आंकड़ा श्रम ब्यूरो मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चौथा होता है कि CPI ग्रामीण एवं शहरी दोनों की संयुक्त होता है। बेस ईयर क्या होता है? भारत में मुद्रास्फीति गणना एक आधार वर्ष पर मान के किया जाता है। जैसे हम किसी की देखते हैं पहले वो क्या था, अब क्या होगा, तो यानी पिछली कोई तो एक आधार वर्ष होगा। जैसे मान लेते हैं इसके लिए हम जो बात करते हैं भारत सरकार, जैसे हम किसी के जन्म तिथि से मान लेते हैं, जैसे किसी का जन्म 2002 में हुआ, अब वो 2007 में यानी 5 वर्ष का हो गया कोई, तो कैसे हुआ? 2002 से, यानी तो उसकी बेस ईयर क्या हुई? 2002। तो ये एग्जाम्पल के रूप में समझाए, ऐसी एक आधार वर्ष ली जाती है जिसके आधार पर पुराने और नए में कितनी महंगाई की
करते हैं। तो पहले बेस ईयर थी जो 2011-12 थी, अब 2014 कर दी गई है। हाल ही में जे बेस इफेक्ट क्या होता है, यानी कि जो पुरानी कीमतों के आधार पर मौसमी हलचलों या विदेशों से आने वाले टैक्स के आधार पर जो कीमतों में वृद्धि की जाती है वो उसे बेस इफेक्ट कहते हैं। जैसे अभी हाल ही में बेस जो नई बेस ईयर है उसके आधार पर जनवरी की गणना की गई है। जो पुरानी बेस ईयर क्या थी 2024 में मान लेते हैं हम, जनवरी के महीने में, ये महीना मान लिया हमने जनवरी का, जनवरी 2024। तो किसी वस्तु का प्राइस 100 रुपया था और ये है जनवरी 2026, इसमें वस्तु का प्राइस 102 रुपया हो गया। तो यानी 2 रुपया बढ़ गया, तो मुद्रास्फीति कितना हो गया, 2 रुपया, यानी 2% की वृद्धि की गई। ऐसे ही अभी गणना की गई है तो उसमें नई उसके कारण 2.75 की वो इन्फ्लेशन कैलकुलेट की गई है नई आधार वर्ष के कारण। इसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, सन 2020 में पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य वस्तुओं और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई बाहर बजट उनके थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई में दिए गए भार से अधिक होता है। यानी इसका सीधा सिंपल लॉजिक है, जो डब्ल्यू सीपीआई में वस्तुएं हैं वो डब्ल्यूपीआई की अपेक्षा ज़्यादा हैं। तो बस, तो सही है। अभी हमने ऊपर पढ़ाई था, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में थोक मूल्य के स्तर पर गणना की जाती है, क्योंकि सीपीआई में बहुत ज़्यादा स्तर पर गणना की जाती है। और डब्ल्यूपीआई में सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता जैसे सीपीआई करता। तो ऊपर हमने पढ़ाई था इसमें ये, यानी सेवाओं के मूल्य, तो ये हमने यहाँ पे देखा ही था अभी। ये डब्ल्यूपीआई में सेवाओं को नहीं कैलकुलेट किया जाता है। सेवा जैसे हम किसी जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाके जैसे काम करते हैं तो ये सेवा वगैरह देना होगी। तो से ये भी सही है, ये भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीति निर्धारकों का निर्धारण डब्ल्यूपीआई को अपना लिया है। ये गलत है, डब्ल्यूपीआई को नहीं सीपीआई को अपना लिया है। तो ये सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, एक और तीसरा गलत है इसमें। अगला, हाल ही में न्यूज में रहा तमिल ब्राह्मी अभिलेख। ये 30 अभिलेख मिले, ये कहाँ पे खोजे गए, मिस्र में किसी खोजे गए। कौन से स्थान पे, वैली ऑफ द किंग्स में थीवन नेक्रोपोलिस स्थान है ये उनका, वहाँ पे हाल ही में इनकी खोज की गई है। ये कौन से का 1 से 3वीं शताब्दी से पूर्व माने जाते हैं। इनकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि में है। संबंध इनका संगम साहित्य से देखा जा रहा है। पूर्व परिणाम का बनने के बंदरगाह के भी मिले थे वहाँ पे। अब बोथन एआई क्या है, शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जो एजुकेशन एआई सिस्टम को आगे फ्यूचर के हिसाब से डेवलप करना, क्यों आगे समय में एआई की उपयोगिता, एआई की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उसी के हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है, जिसे स्कूल और उच्च शिक्षा कौशल विकास में शामिल किया जाएगा। जैसे भारत की अन्य भी डिजिटल मॉडल जैसे यूपीआई, कोविन, जो ये अन्य सफल मॉडल रहे हैं, अगला है हाल ही में हमारे डिफेंस ने 114 राफेल और 6 P-81 विमान खरीदने की मंजूरी दी है। राफेल क्या 4.5 जनरेशन का फ्रांस द्वारा निर्मित है, एक लड़ाकू विमान है। अगला P-81 क्या है, एक लंबी दूरी का समुद्री टोई विमान है। ये भारतीय नेवी को सौंपा जाएगा। ये पनडुब्बी रोबी युद्ध के लिए समुद्री निगरानी में काम करेगा बहुत ज़्यादा। एक कोरम सेंसिंग क्या है, कोरम सेंसिंग ये एक बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाली रासायनिक संचार प्रणाली है। यानी हाल ही में खोज की है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपसी में बात करते हैं, उनकी बात करने की अलग विधि होती है। जब वो कोई किसी पे करते हैं तो वो एक सामूहिक सदस्यता के रूप में भी निर्णय लेते हैं, ये भी पाया गया है। अगला, तंग खुल हुई और कोम्बई क्या है, यह असम राइफल डॉग स्क्वाड में शामिल होने वाली ये भारतीय कुत्ते की दो नस्लें हैं। तंगखुल क्या है, मूलतः मणिपुर से बिलोंग करती है। कोम्बई कहाँ से, तमिलनाडु से। इससे पहले भी दो कुत्तों की नस्लें रही थी, एक रामपुर और एक मुडंग, जो रामपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। मुडंग शायद तमिलनाडु से भी है, वो जनवरी में रही थी, जो हाल ही में गणतंत्र दिवस की परेड के रूप में भी उन कुत्तों ने प्रजातियों ने हिस्सा लिया था। तो ये चारों प्रजातियों के नाम ध्यान रखना, कौन सी कहाँ से बिलोंग करती है। मतलब पीएम सूरज पोर्टल का है, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण मंत्रालय के तहत है। इसे 2024 में लॉन्च किया गया था, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, वंचित वर्गों को एक डिजिटल इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायता प्राप्त करना। जैसे किसी को भी अलग अलग बिजनेस पर्पस के लिए लोन चाहिए तो उस सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म
बना दिया गया है, जिसका नाम है पीएम सूरज पोर्टल। अलग अलग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसमें ऋण राशि कितनी है, 15 लाख रुपए तक की प्रदान की जाएगी। और लाभार्थी इसकी कौन कौन से, एस टी ओबीसी और सफाई कर्मचारी एवं अन्य वंचित वर्ग इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे पीएम मुद्रा भी स्कीम है, वैसे ही है यही राष्ट्रीय लार्ज सोलर टेलीस्कोप। ये भारत ने नया टेलीस्कोप हाल ही में इनॉग्रेशन किया है। ये लार्ज सोलर टेलीस्कोप है भारत का। इसे कहाँ पर किया है, पेंगोंग लेक रीजन लद्दाख में स्थापित किया है। हमारे साथ 2 मीटर क्लास टेलीस्कोप तक टाइप है। इसे नियर सोलर के अध्ययन करना। इस जिसे किसने एजेंसी ने किया, इंडियन इंस्टीट्यूट एरोस्पेस IIA बेंगलुरु द्वारा किया गया है। ये इस और भारत की 2 पुरानी वेधशाला भी है। भारत की तीसरी वेधशाला टेलीस्कोप। इससे पहले 2 कोडाइकनाल सोलर वेधशाला तमिलनाडु में 1899 में स्थापित की गई थी अंग्रेजों के समय। उदयपुर सोलर वेधशाला राजस्थान में 1975 में स्थापित की गई थी। बस यह भारत की तीसरी भूभाग पे सूर्य के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। बस इतना ही याद रखना इसमें। ये एक लिम्फेटिक फिलारिसिस, इसका सामान्य नाम हाथी पाँव भी है। यह वेक्टर जनित एक परजीवी रोग है। यह लसिका तंत्र को प्रभावित कर परजीवी है। ये एक के माध्यम से दूसरे माध्यम में मच्छर की प्रजाति से फैलता है। इसकी मुख्य प्रजाति कौन कौन सी है, बोइचेरिया बेनकोप्टी, ये जिससे 90% रोग फैलता है। दूसरी है प्रोगेरिया मार्लाई, तीसरी है प्रोगेरिया टिमोरी। ये इसमें ऐसे एक इससे परजीवी से काटने से फैलता है, ऐसा पाँव हो जाता है। इसमें फिर स्वेलिंग बढ़ती जाती है। और इसके मुख्य जनित रोग कौन कौन से, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दिख रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ये इसके जो ग्रीन वाले हैं वो इसके ओरिजिन कंट्री है। सबसे ज़्यादा ये अफ्रीका के ओरिजिन में पाया जाता है। फिर ये भारत के साथ साथ म्यांमार वगैरह में भी पाया जाता है। तो थैंक यू गाइस, इतना ही। हम आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसकी PDF आपको बिल्कुल फ्री हमारी टेलीग्राम चैनल पर UPSC 8 वाला मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है नीचे।